हेलो क्लास, चेक करो मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे ही आपकी तरफ से गुड इवनिंग आएगी तो मैं समझ जाऊंगा अपन कनेक्ट हो गए हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। एक नमस्ते लिखा है, इसका मतलब चालू हो गई क्या भाई? गुड इवनिंग मेरे बच्चों। अभी किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आया है। देखते हैं, चालू हो जाएगा शायद। चलिए मैं तो स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास में हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। हाँ गुड इवनिंग, अब आए रे एक साथ। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ गए आ गए आ गए आ गए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, ठीक है ना। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि ये जो भी पार्ट हम अब कवर कर रहे हैं, लास्ट क्लास में कवर किया था, वो टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट में बिल्कुल आपने जो पढ़ा हुआ है, जिस तरह के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, उस तरीके से आपको अभी बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। सो यू कैन गेट पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है ना। ठीक है ना। एक प्यारा बच्चा क्या बोल रहा है, सर P2 बैच में मैथ्स के बेसिक पता नहीं क्या आगे चला गया। मैं मैथ्स और कंपाउंड, बेटा मैथ्स मेरा पार्ट नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिख रहे हैं। मैथ्स मदद करो, मैं बोलता हूँ बेटा आपकी प्रॉब्लम को। P2 बैच में है, कंपाउंड एंगल रिकॉर्ड लेक्चर नहीं दिख रहे हैं। ओके ओके। सिवान बच्चे ने कोई प्रॉब्लम रखी है, उसकी बात मैं ऊपर तक मतलब मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। सर टेस्ट के लिए अब क्या करना है? टेस्ट के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर को तैयार करना है। स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक लेवल जो आपने कवर किया है क्लास में, सारा अपना डिटेल थ्योरी पढ़ा हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास नंबर आ जाएंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक दोस्त ने बोला चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो, लास्ट क्लास में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। जाने से पहले मैंने कहा था कि साई को हम एक वेव फंक्शन बोलते हैं। तीन क्वांटम नंबर पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एन एल एम। इसके दो पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक रेडियल वेव फंक्शन और एक एंगुलर वेव फंक्शन। ये हम बात कर चुके हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में सॉल्व की थी, इस पर भी मैं बात कर चुका हूं आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहा था इन डेटा को आपको याद नहीं करना होता है। एस ऑर्बिटल्स एंगल इंडिपेंडेंट होते हैं। ये वैल्यूज आपको याद नहीं करने होते हैं, केवल यूज करने होते हैं। उसका एक पार्ट मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे 1s का आप ये देख रहे हैं वेव फंक्शन है, इसको आज मैं कैसे यूज करूंगा इसी लेक्चर के अंदर आप देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको जाने से पहले कहा था मेरे बच्चों, साई स्क्वायर का ग्रेट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये स्पेस में किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कहा था मैंने आपसे। साई स्क्वायर बेसिकली आर थीटा फाई तीनों पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या है बेटा, हम जो बात करते हैं जब डायग्राम ग्राफ बनाते हैं, तो हम साई स्क्वायर के एक पार्ट को, जिसको हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, ये आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था आर स्क्वायर आर, आपको याद आएगा बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था कि जो आर स्क्वायर आर है, इसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। और ए स्क्वायर का नाम क्या था बेटा? एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसमें एंगल डिपेंडेंट बातें करते हैं हम, किस एंगल के साथ आप वेरिएशन ले रहे हैं एक्स वाई जेड के साथ में, वो इसमें कवर होता है। और एंगल इंडिपेंडेंट रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मान लो मेरे बच्चों ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आप आर डिस्टेंस पर यहां प्रेजेंट हैं, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस प्रेजेंट है। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एंगल इंडिपेंडेंट बात करना चाहते हैं, बस सर आर यहां है, यहां है, यहां पर, जहां भी आप जाना चाहें, एंगल इंडिपेंडेंट चलेंगे तो आर स्क्वायर आर होता है, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। विद एंगल अगर देखोगे तो फिर साई स्क्वायर कंप्लीट आपको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। आपके लिए बहुत काम का फॉर्मूला है, जिसमें हम नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालना सीखते हैं मेरे बच्चों, n माइनस एल माइनस वन। ये भी लास्ट क्लास में जाने से पहले बात कर ली थी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब मैंने आपको जाने से पहले ग्राफ बताए थे मेरे बच्चों, आर आर और आर स्क्वायर आर के। मैंने आपसे कहा था कि एस ऑर्बिटल के सारे ग्राफ नॉन जीरो वैल्यू शुरू होंगे,
क्योंकि उनमें जैसे ही आप आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो भी उनके वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आती है। लेकिन एस के अलावा पी डी एफ जितने भी आपके ऑर्बिटल्स होंगे उनके लिए ये वैल्यू आपकी जो है वो जीरो आती है। तो इस पर हम बात कर चुके हैं 2s के लिए। और मैंने ये भी कहा था कि जब स्क्वायर कर दोगे तो उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव पार्ट भी हट जाएगा। तो ये आपका अपर रीजन में ही केवल ग्राफ प्लॉट होते हैं और इसमें सक्सेसिव जो पीक हैं उनकी हाइट मेरे बच्चों फिर कम होती चली जाती है, ऐसा मैंने आपसे कहा था, लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, मैंने जाने से पहले कहा था ये आपकी रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर भी साई वेव फंक्शन अपना साइन चेंज करता है मेरे बच्चों, ठीक है, यहां पर वेव फंक्शन साइन चेंज कर रहा है तो ये रेडियल नोड का इंडिकेशन होता है। और देख लीजिए पीछे आप चाहें तो, जैसे यहां देख लीजिए, यहां पर ये अपना वेव फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसमें रेडियल नोड नहीं आएगी। अगर आपने 2s देखा होगा तो बिल्कुल सर यहां पर इस साई अपना वेव फंक्शन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब रेडियल नोड आएगी। जेई में आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसे? अगर आप कभी भी रेडियल नोड की पोजीशन देखना चाहते हैं, टू फाइंड पोजीशन ऑफ रेडियल नोड, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो आपको साई दे रखा होगा एन एल एम के हिसाब से उसको जीरो सेट करना है, या फिर आपको आर आर दे रखा हो तो उसको जीरो सेट करना है। साई जीरो करोगे तो आर तो अपने आप जीरो हो जाएगा मेरे बच्चे। आर क्या है? रेडियल वेव फंक्शन। ये इतना आसान क्वेश्चन बनेगा जेई में अगर आपके फंस गया तो, कि आपको जब भी रेडियल नोड की पोजीशन निकालनी हो तो इजी लैंग्वेज में मेरे बच्चों यहां पर कोई भी वेव फंक्शन अपना साइन चेंज करता है तो आपको आर आर या साई दिया जाएगा, वो जीरो के बराबर आप रख दीजिएगा तो आपको रेडियल नोड की पोजीशन मिल जाएगी। जैसे अगर आप मैथ समझते हैं तो ये वैल्यूज मैंने आपसे कहा था बेटा याद नहीं करनी, सामने देखो, लास्ट क्लास में कहा था आपको इन वैल्यूज को याद नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे बच्चों क्या हो रहा है, जैसे देखो आप 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होती है लेकिन 2s में रेडियल नोड होती है। तो अगर आप इसको जीरो के बराबर सेट करोगे तो जेड एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ए नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जैसे ही आप इसको जीरो के बराबर सेट करोगे, आर 2s को अगर अपन जीरो करें तो यहां सीधा सीधा सिग्मा की वैल्यू 2 आ जाएगी। या अगर आप 3s पे बात करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करना आता होगा तो सिग्मा की दो वैल्यूज आ जाएंगी तो दो रेडियल नोड की पोजीशन आएंगी, ठीक है। 3p में बात करोगे बेटा, 3p में इसको जीरो के बराबर सेट करोगे तो आप बोलोगे सर आर 3p को आप मेरे बच्चों जैसे जीरो करोगे सिग्मा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो कभी भी अगर आपको रेडियल नोड की पोजीशन निकालनी हो तो एग्जाम में जो आर आर दे रखा है उसी को जीरो के बराबर सेट कर दो, क्योंकि यहां पर जहां वेव फंक्शन में साइन चेंज करेगा वहां इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो इसलिए इसको उठाकर अपने को जीरो करना होता है, लाइक दिस। बस ये भी वही देगा, अपने को बस जीरो सेट करना है, खत्म। सिग्मा 4 आ गया, सिग्मा यहां क्वाड्रिक सॉल्व करना पड़ेगा, यहां 2 आ रहा है, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्लास में बात हो गई थी मेरे बच्चों। और देखो साहब, ग्राफ के बारे में बता दिया था मैंने, ये देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, देखो टू फाइंड पोजीशन ऑफ रेडियल नोड, साई को जीरो करना है या आर आर को जीरो करना है। तो यहां से अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक बेस बन जाएगा जिसमें भी रेडियल फंक्शन एग्जामिनर अपने को प्रोवाइड करेगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को बात करना चाहता हूं। अब सामने देखना मेरे बच्चों, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस से आप आर डिस्टेंस पर बात कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि यहां पर या यहां पर या यहां पर इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वहां मिलने की। इसको आप मालूम कर रहे हो साई स्क्वायर से, और अगर एंगल इंडिपेंडेंट बात कर रहे हो, मुझे एक्स वाई जेड एक्स से मतलब नहीं है, बस केवल न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस से मतलब है।
तो इसका मतलब है आप उस समय आर स्क्वायर आर को डील कर रहे हैं, जिसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या नाम है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यहां से यहां जाइए, एंगल में इंटरेस्ट नहीं है तो आर स्क्वायर आर को आप डील कर रहे हैं, और विद एंगल निकालना चाहते हैं तो फिर आर स्क्वायर आर की जगह आप साई स्क्वायर लीजिए, है ना। तो साई स्क्वायर के अंदर आपका डिस्टेंस और एंगल दोनों आएगा, और अगर आप आर स्क्वायर आर को डील कर रहे हैं तो इसमें केवल डिस्टेंस आएगा। अब अगर आप स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के बजाय किसी सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हो, तो उसके लिए एक नई टर्म अपन आप सीखेंगे, जिसका नाम है, जिसमें हम ग्राफ भी बनाएंगे इंपॉर्टेंट जेई एडवांस के हिसाब से जो आएंगे। कंक्लूजन बड़े आसान है, इसके थ्योरी सुनने में डिफिकल्ट लगती है। अभी बात करते हैं। मान लो ये आपका मेरे बच्चों न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या है ये? न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके, आर डिस्टेंस पर अगर आप किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो साई स्क्वायर इसको डील करता है, और एंगल इंडिपेंडेंट तो आर स्क्वायर आर इसको डील करेगा। लेकिन मैं इंटरेस्टेड इसके अंदर नहीं हूं। ये आर डिस्टेंस का एक शेल हो गया, स्फेयर हो गया, 3D में बात करूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। मैं अब आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आर डिस्टेंस पर जो शेल है, जैसे मान लो आराम से, ये रिमोट है, अब बताता हूं मैं आपको आराम से। देखो, ये मान लो न्यूक्लियस है मेरे बच्चों। अब न्यूक्लियस से ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं लाइन, मान लीजिए आर डिस्टेंस है ये, और ये आपकी डी आर वैल्यू है, डी आर वेरी स्मॉल वैल्यू है ना, ये थिकनेस है एक तरीके से, ऐसा मानो आप। अब इसको आप चारों तरफ स्फीयर में स्फेरिकल फॉर्म में समझो 3D के अंदर, कि अगर मैं किसी पॉइंट की बजाय, ये न्यूक्लियस मेरे बच्चों बहुत सिंपल, आप आर जितना न्यूक्लियस से दूर हटते जा रहे हैं, इसका मतलब है स्मॉल आर, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका नाम है डी आर, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी आर, ये डी आर की वैल्यू फिक्स है। अब आप न्यूक्लियस से दूर हटोगे तो भी डी आर की वैल्यू फिक्स रहेगी। आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कहां से बेटा? न्यूक्लियस से। अब मैं इस डी आर थिकनेस पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को 3D में देखना चाहता हूं मेरे बच्चों। अप डाउन फ्रंट बैक टॉप बॉटम, किधर भी देखो आप, पूरे एक स्फेरिकल शेल में जिस शेल की थिकनेस आर से शुरू होगी और आर प्लस डी आर पे खत्म हो जाएगी। यहां देखो मेरे बच्चों, इसको देखो गौर से। बस इसी के अंदर मैं अब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात करना चाहता हूं मेरे बच्चों। तो इसका आर डिस्टेंस पर वॉल्यूम क्या, यहां वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? इन एक तरीके से ऐसे मानो कि दो शेल हो गए, दो स्फीयर हो गए, एक की रेडियस आर, दूसरे की रेडियस आर प्लस डी आर। यहां जो लिखा हुआ है बेटा वो है आर प्लस डी आर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, जिसको मैंने यहां ग्रीन कलर से दिखाया आपको, 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब, ये आउटर शेल का पूरा वॉल्यूम हो गया। इसमें से माइनस कर दिया ये आपका इनर वॉल्यूम एंड इनर स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। इन दोनों को अब अपन माइनस करेंगे। क्यूबिक पार्ट आपको आता होगा कि इसको हम क्यूब करेंगे तो आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3r इंटू डी आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल आ जाएगा। इसको जब ओपन करोगे मेरे बच्चों, ब्रैकेट ओपन करिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हायर टर्म्स हैं आर की, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। आप गौर से देखो, ये टर्म तो ब्रैकेट ओपन करने बाद से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपकी 3 टर्म बचेंगी। 3 टर्म में डी आर एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो डी आर स्क्वायर आपकी या डी आर क्यूब बहुत स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इसमें हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये एक टर्म बचेगी, वो है 3r स्क्वायर इंटू डी आर, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों 4/3 पाई से। तो 3 से 3 भी इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अपन कर क्या रहे हैं, न्यूक्लियस से
आर डिस्टेंस से शुरू हुआ, डी आर डिस्टेंस पे खत्म हो गया। ये जो कलर कर रखा है मैंने, इस स्फेरिकल शेल में, सामने देखो मेरे बच्चों, इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ, देखो सर्किल नहीं स्फीयर समझो, आप ऐसे जाओ मेरे बच्चों, ऐसे जाओ, बीच में न्यूक्लियस है, तो चारों तरफ इस शेल की थिकनेस जो डी आर है, उस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक बात बताओ, तुमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मालूम होती है, किससे पता लगती है? साई स्क्वायर से। अगर तुम सर्टेन वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो आप उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो साई स्क्वायर से, क्योंकि साई स्क्वायर तो केवल पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पूरे वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो पहले उसका वॉल्यूम निकालो, इफेक्टिव वॉल्यूम क्या है। तो इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मेरे बच्चों। नेगलेक्ट हायर टर्म्स ऑफ डी आर, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 3 r स्क्वायर डी आर। आप देखो गौर से, मैंने डी आर स्क्वायर और डी आर क्यूब की टर्म को नेगलेक्ट कर दिया और इस टर्म को कैंसिल कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल आ गया मेरे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या आया बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जहां डी आर बहुत एक कांस्टेंट नेग्लिजिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट नेग्लिजिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब इस वॉल्यूम के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की अगर बात करना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन स्फेरिकल शेल हैविंग थिकनेस डी आर, क्या है बेटा? डिस्टेंस कहां है? आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो गौर से देखो मेरे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर जो आपने वॉल्यूम निकाला, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे? साई स्क्वायर से। क्यों किया? साई स्क्वायर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को डील करता है। आप अब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को एक स्फेरिकल शेल में जिसकी थिकनेस आर है, डी आर है सॉरी, और वो आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, उसके अंदर निकालना चाहते हो, तो आपको इस वॉल्यूम को साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अरे फिजिक्स में पढ़ोगे गौरव, रहने दे यहां पे, है ना? ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? ठीक है। तो अरे डी आर नेग्लेक्ट नहीं करा है यार, कौन बोल रहा है? डी आर क्यूब नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। जब आप किसी भी मैथमेटिकली फंक्शन को लेते हो जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो मैथ्स आनी चाहिए, उसका क्यूब या उसका स्क्वायर वो इतना ज्यादा नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगा कि उसकी वैल्यू उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाती है। सिंपल मैथ से मान लो कोई वैल्यू 10 की पावर -10 है, अरे अगर आप 10 की पावर -10 के सामने, मैथ्स आनी चाहिए, सामने दिख रहा है, उसको मैथ्स नहीं आती है। सिंपल समझो, एक वैल्यू 10 की पावर -10, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे मेरे बच्चों 10 की पावर -20 हो गया। अब 10 की पावर -10 में अगर आप 10 की पावर -20 जोड़ रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, वो ऑलमोस्ट 10 पर -10 होता है भाई। सिंपल मैथ्स, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, है ना? तो हम जो डी आर स्क्वायर है या डी आर क्यूब है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। सिंपल मैथ्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन स्फेरिकल शेल हैविंग थिकनेस डी आर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखो, मैंने 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर को साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जगह उसके एक पार्ट को जिसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और आपने लास्ट क्लास में अगर लेक्चर ध्यान से सुना हो मेरे बच्चों, तो आर स्क्वायर आर एंगल इंडिपेंडेंट बात करता है, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन लिखा हुआ है। अब हमारा डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं होगा, हमारा इंटरेस्ट होगा डी आर शेल की थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकालना, इलेक्ट्रॉन की, जहां पर उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से आर होगी। सुनते जाइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू में जो है अननेसेसरी क्वेश्चन करे जा रहे हैं, ज्यादा नहीं है, 2-4 लोग हैं, वो सुन नहीं रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। जिसको बुक से पढ़ेंगे तो इनके समझ में नहीं आएगा, इनके बुक से पढ़ने के बाद इनके समझ में नहीं आएगा ये, पर इनको लिखने से मतलब होता है। मैं क्लासेस में कितनी बार समझा चुका हूं, जब डिफिकल्ट पार्ट चल रहा हो तो उस पार्ट को फोकस करना चाहिए, लेकिन ये इडियट समझते नहीं है कि हमें कंसंट्रेशन का लेवल कितना पुअर रख रहे हैं, कि जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है जो बुक से पढ़ने को समझ में नहीं आती है, तो हमको ध्यान से उसको सुनना चाहिए पहले, बाद में अगर मगर इफ एंड बट होते हैं बाद में, समझे? तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन का मामला है जिस पर मैं 10 बार बोल चुका हूं।
लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, आप जानते हो ऑनलाइन में कभी भी कोई बच्चा टपकेगा बीच में, कोई रेगुलर बच्चे हैं, बहुत से बच्चे नाम जानने लग गया हूँ आजकल में उनके, कई कभी आते हैं कभी भग जाते हैं, कभी सुनते हैं, कुछ तो करते हैं, आधा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। लेकिन फिर भी मैंने पहले बोला हुआ सिंसियरली पढ़ें, फायदा मिलेगा, है ना। तो एक डिफिकल्ट पार्ट चल रहा है, इसको शांति सुने। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को, ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, एक दो तीन आते हैं मुश्किल से पूरी क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए, बाकी सब बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। और जिनको थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो घबराए नहीं, दोबारा से उसकी रिकॉर्डिंग सुन लो, रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको लगेगा वाह मेरा रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन स्फेरिकल शेल हैविंग थिकनेस डी आर, जिसकी डिस्टेंस मेरे बच्चों न्यूक्लियस से कितनी है, आर है, तो 4πr² इंटू डी आर, ये वॉल्यूम आपने अभी भी निकाला था मेरे बच्चों, और इसको r² आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की इस सर्टेन रीजन में बात कर रहे हैं। अब सुनो, अब हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या नाम बोला बेटा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखो, ओ पेन गिर गया, देखो 4π अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, dr भी अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैंने पेन दिखाया बेटा, मान लो ये dr थिकनेस है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे तो ये dr थिकनेस के अंदर ही आप इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात करने के, कैसा शेल जिसकी थिकनेस क्या है, dr है बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसी के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं। तो ये जो dr टर्म है वो नेग्लिजिबल है, 4π भी नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, 4π भी अपने आप में, 4 और 5 पाई दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आप बोलोगे यस सर। तो हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जो क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आरपीडीएफ बोल रहा हूं शॉर्टकट में, आप समझ जाना। तो ये 4πr² इंटू r²r, ये dr तो मैं भी आपको डायग्राम पे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो dr तो आप न्यूक्लियस से दूर हटो, न्यूक्लियस पे तो r की वैल्यू 0 होती है मेरे बच्चों, आप जैसे न्यूक्लियस से दूर हटोगे तो ये dr की वैल्यू फिक्स है, बस वेरिएबल दो चीजें हैं, पाई और 4 भी कांस्टेंट है, तुम्हारे पास वेरिएबल केवल दो टर्म है, एक का नाम है r² और एक का नाम है r²r, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हटोगे उससे हिसाब से दोनों चीजें चेंज होती हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है एक तरीके से वो है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बिकॉज 4π तो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होता है, उससे मल्टीप्लाई का थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी और क्या होने वाला है। तो अब हम इस पर बेस ग्राफ की बात करना चाहेंगे। अब देखो, अगर मैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को 4πr² लिख रहा हूं तो सामने देखो 4π तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, r², स्मॉल r क्या है 4 बार बता दिया, कैपिटल R क्या होता है, कैपिटल R² क्या है वो भी तो आपने याद कर लिया, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस है उसके स्क्वायर्स। तो दोनों दोनों जैसे न्यूक्लियस से हटोगे थोड़ा सा इनके वैल्यूज में डिस्टेंस के हिसाब से वेरिएशन आता है। अब सिंपल मैथ्स, तुम इस फंक्शन में अगर r की वैल्यू को ही 0 पुट कर दोगे, अगर इस पूरे फंक्शन में आप r की वैल्यू को ही 0 पुट कर दोगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू 0 होगी इसकी। तो इसका मतलब होता है मैं जितने भी ग्राफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बनाऊंगा r के साथ में, वो सारे ग्राफ 0 से शुरू होंगे मेरे बच्चों, एट न्यूक्लियस r इज इक्वल टू 0। तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली r की वैल्यू को जैसे 0 पुट करोगे मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो काम की बात है कि न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर अटैच नहीं होता है मेरे बच्चों, न्यूक्लियस से जरा सा भी अगर आप दूर हटोगे तो श्रोडिंजर सर के हिसाब से उसकी वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कुछ होती है। न्यूक्लियस से जरा सा हटो, लेकिन हटना पड़ेगा आपको, चाहे वो लाइन आप दिखाएं नहीं दिखाएं वो आपकी मर्जी, न्यूक्लियस से हटो, जितना दूर जाओगे उसके हिसाब से उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वेरी करती है, चेंज होती है, ठीक है। अब काम की बात, जितने भी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ हैं वो मेरे बच्चों 0 से शुरू होंगे। कहां से शुरू होंगे, 0 से शुरू होंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात होती है क्या, जो आपको सीधा सीधा बिना डिफिकल्टीज के ग्राफ बनाने में हेल्प कर जाएगा, वो पॉइंट यहां लिखा हुआ है क्या, जो पीक आएंगे अभी ग्राफ पर हम देखेंगे, पेशेंस से सुने, हाइट ऑफ पीक्स इंक्रीज होंगी विद आर। आर क्या है बेटा, बता रखा है मैंने, पीक जो आएंगे अभी आप देखोगे सामने, उनकी हाइट जैसे जैसे आर बढ़ेगी
अगर किसी ग्राफ में मान लो 2 3 4 पीक आएंगे तो उन पीक सक्सेसिव पीक की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है। तो अब हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, आराम से सुने। जैसे हमने ग्राफ बनाया है पहले 1s के लिए, आराम आराम से। दो चीजों को इसमें देखना होता है, एक तो नंबर ऑफ पीक या नंबर ऑफ मैक्सिमा बोल लें, और एक होगा नंबर ऑफ रेडियल नोड। नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद हो गया होगा, n-l-1। ठीक है, अब आराम आराम सुनते हैं। ये जो y एक्सिस पर लिखा हुआ है वो है 4πr² इंटू r²। इसका नाम है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये क्या है बेटा, r, जिस पर अपन 4 5 बार बोल चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही। इधर देखो, सबसे पहले ग्राफ 0 से शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू ही 0 है। तो 4πr² में अगर भाई 4π तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर r ही 0 सेट करोगे मैथ्स के हिसाब से 0 वैल्यू आएगी। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, सामने देखो, ये तो 4π तो कांस्टेंट वैल्यू है, r² और r²r, ये दो वेरिएबल है मेरे बच्चों, दो ही वेरिएबल है। आप बोलोगे यस सर, एक तो ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। आप बोलोगे ये भी सही बात है सर। तो अगर मैं 1s के अंदर नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालूंगा तो आराम आराम सुनते जाएं, नंबर ऑफ रेडियल नोड 1s में कितनी आएगी बेटा, 1 माइनस l की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 - 1 तो 0 आएगी। इसका मतलब हमारे लिए 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड 0 होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपको इस ग्राफ में कहीं पर भी कोई रेडियल नोड नहीं मिलेगी। इस ग्राफ को आगे जाकर यहां पर टच नहीं करना होता, मैंने टच नहीं किया हुआ है। टच कर दोगे तो ये माना जाएगा कि वहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। वो हम स्पेस में इस ग्राफ को एंड तक लिखते हैं, e⁻⁻ समथिंग, मतलब आपको इनफाइनाइट तक लेके जाना है, इसको टच नहीं करना होता है ना। तो अब ये जो डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस आ रही है जिसको हम आर मैक्स बोल रहे हैं बच्चों, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी आज ही बताऊंगा, वो आज अपन सीख जाएंगे, है ना। आर मैक्स निकालना। अब हो क्या रहा है, पहले सामने देखो, जैसे ही हम आर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये ग्राफ पहले पीक की हाइट देखो, पहले ये ग्राफ में सामने देखो y एक्सिस पर लेंथ बढ़ती जा रही है, बाद में कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यहां पर आपका पीक आएगा। ठीक है, अब एक ऐसी डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। देखो, वेयर आर मैक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। अब सामने देखना, मैं जो बोल रहा हूं उसको सीखो। y एक्सिस पर क्या चल रहा है, 4πr² इंटू r²। dr तो कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो, तो मान लो इससे दूर हटे, ये पेन दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, इसकी ये dr है, ये dr तो कांस्टेंट वैल्यू है। तुम जैसे ही न्यूक्लियस से हटोगे मेरे बच्चों, न्यूक्लियस से हटोगे तो आपकी dr की वैल्यू कांस्टेंट है। अब r की वैल्यू 0 है या नहीं है मुझे नहीं पता, r की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब तुम आगे बढ़ते जाओ, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे टाइम के साथ, ये डिस्टेंस के हिसाब से देखो मेरे बच्चों, ये r² की r की वैल्यू बढ़ती जा रही है, r² r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जो r² r है, आपने अगर इसे ग्राफ देखा होगा तो 1s के लिए इसका जो ग्राफ था, मैंने बहुत पहले आपको बताया था, r² r और r, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है मेरे बच्चों। ठीक, तो मैथ समझते हो। जैसे ही मैं ये ग्राफ बनाना चाहूंगा, दो फंक्शन अपोजिट जा रहे हैं या दो वेरिएबल अपोजिट जा रहे हैं, r² r की वैल्यू तो बढ़ रही है और इसकी वैल्यू कम हो रही है। आप बोलोगे बात तो सही है सर। तो आपने लास्ट क्लास में 1s का ग्राफ देखा था बेटा, इसका नाम क्या था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। r के साथ में ग्राफ देखा था, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हटोगे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कम होती जा रही है। अब हम जहां बातें कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, हम ये बोल रहे हैं सर्टेन रीजन में, जिसके लिए हमने क्या बोला, शेल की थिकनेस dr है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, dr एक कांस्टेंट नेग्लिजिबल वैल्यू है, जो आप जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे उसके अकॉर्डिंग 4πr² r और r वेरी करेगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो अब हमारा जो 1s ऑर्बिटल है, अगर आप पीक या मैक्सिमा निकालना चाहते हैं तो वो भी n-l से निकल जाएगा। l का वैल्यू 0 होता है मेरे बच्चों, तो 1 - 0 मतलब 1, इसमें एक मैक्सिमा आएगा।
आर मैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं बताया था, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, आज ही सीख जाएंगे। ये 1s का ग्राफ है, सारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने पहले बोला जीरो से शुरू होंगे। उसका रीजन क्या है, जैसे ही आप इसमें आर की वैल्यू जीरो सेट करोगे वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये बढ़िया होगा कि सारे ही ग्राफ मेरे को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये पहले हाइट बढ़ा, फिर हाइट कम हो गया, उसके पीछे रीजन मैथ्स है, 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, आर स्क्वायर बढ़ेगा, आर स्क्वायर आर गिरेगा, रीजन ये रहा। तो आपके पास कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर आप इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, वो बहुत शानदार होगी, मैक्सिमम होगी। कहां पर मैक्सिमम होगी, उस डी आर शेल के थिकनेस में। इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस क्या चल रही सामने देखो मेरे बच्चों, आर मैक्स का मतलब है ये वो डिस्टेंस है जहां पर इस डी आर शेल के थिकनेस के शेल में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो ये 1s हो गया। 1s के अलावा कोई भी ऐसा ऑर्बिटल जिसमें रेडियल लोड जीरो आएगी मेरे बच्चों, उसका भी ग्राफ का नेचर सिमिलर ऐसा ही देखा जाएगा। अब तुम समझदार हो, 1s में अगर रेडियल लोड जीरो है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है रेडियल लोड का n माइनस एल माइनस वन, तो 1s के अलावा 2p 3d 4f इनके अंदर भी रेडियल नोड जीरो आएगी। तो जहां जहां रेडियल नोड जीरो आएगी मेरे लाल, वहां वहां ग्राफ का नेचर ऐसा ही आएगा। तो इस ग्राफ को आप आराम से देख लीजिए, पीक आया, वापस से कम हो गया, ये यहां पर आपको दिखना चाहिए। अरे भाई पहले सीख तो ले, इतना सारा लिख रहा है अभिमन्यु कौन है, मेरे को सुन ले, उतना ही काफी तेरे लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपने को समझना है, अभी जो मैं बोल रहा हूं वही तो सीखो इसको भाई, कि आप जो आर मैक्स निकाल रहे हो वो आर मैक्स वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी जब आप मैथमेटिकल फंक्शन अगर आप पढ़ते हो, जानते हो मैथ्स को, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स से जीरो वगैरह करते हैं, तो वो भी आएगा। रुको थोड़ी देर शांति रखो, 2 बार बोला कि अभी निकालना सिखाएंगे, है ना। तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। मान लीजिए आप 2s पर आ रहे हैं, या 2s से पहले इसको भी देख लीजिए। अगर आप 2p के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे बेटा, 2p के लिए अगर देखेंगे, तो 2p के लिए ऑल्सो फॉर 3d 4f और 5g, इन सब के अंदर अगर आप रेडियल नोड देखेंगे तो जीरो आएगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड, जैसे मान लो इन आपने लिखा 2p, तो बिल्कुल n माइनस एल माइनस वन, तो n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू 1, 1 जीरो आएगी बेटा। तो इन सब में जो ग्राफ का नेचर है, ग्राफ का नेचर वो लगभग एक जैसा होता है ना। अब आपके आईआईटी में ये मैथ्स को हैंडल नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि बेटा एस में थोड़ा क्लोज से पीक जल्दी आता है, दूसरों में बाद में आएगा, ये इतना हैंडल नहीं करना है हमको। इक्वेशन अगर दिया गया एग्जाम में, हमें तो सीधा ग्राफ मालूम होना चाहिए, बट दैट्स ऑल। वो किससे निकल जाएगा, केवल नंबर ऑफ अब सुनते जाएंगे सारे बच्चे, केवल नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल लो, और 3 पॉइंट याद रखो। मैंने बोला अपने को रेडियल वेव फंक्शन याद नहीं करने होते हैं, सारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ जीरो से शुरू होते हैं। नंबर 1 आप बोलो, एक तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। दूसरा नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल लो, रेडियल नोड जितने आएंगे उसके हिसाब से हम इसमें पीक को बनाएंगे। नंबर ऑफ पीक निकालने का फॉर्मूला भी n माइनस एल है, तो अगर आप n में से l को माइनस करोगे जैसे यहां करोगे, तो आपकी वैल्यू हमेशा एक आ जाएगी यहां पर। इसके हिसाब से अगर इन सब में निकालोगे तो नंबर ऑफ पीक n माइनस एल से आप निकाल लो, वो आपका 1 आएगा। और उसके अलावा सक्सेसिव जो पीक आएंगे वो भी आगे ग्राफ में आएंगे, उसमें हाइट सक्सेसिव पीक की बढ़ानी है, क्योंकि वहां पर मैथमेटिकली आपका जो 4 पाई r² टर्म है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करना शुरू करता है। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ठीक है ना सर। अरे भाई मुझे नहीं पता आपको नोट्स में लिखना है कि नहीं लिखना है, ये आपकी चॉइस है बेटा। मैं तो जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो मेरे हिसाब से सबको लिखना चाहिए, अगर मैं इस चीज को बोल रहा हूं तो, है ना। ये आ गया मेरे बच्चे।
तो 2p ऑल्सो फॉर 3d 4f 5g। तो यहां पर आप देखेंगे ये आर मैक्स फिर आ गया। तो आर मैक्स आपकी वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उससे पहले और उसके बाद में ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। क्या होती, थोड़ी कम हो जाती है। वो अपन देख रहे हैं ग्राफ के अंदर, कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। अरे आर की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है भाई, आर मैक्स अलग चीज है भाई। आर तो इधर बढ़ता जा रहा है, आर मैक्स का मतलब हे भगवान, अरे आर मैक्स अलग है भाई, ये आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये तो इनफाइनाइट तक जाओ आप। तो आर मैक्स वो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जहां पर इसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। दो बार समझा रे मेरे लाल। और सीखो 2s, 2s या यही कॉन्सेप्ट 3p 4d 5f में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर आप निकालोगे तो सारे बच्चे समझदार हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड या नोड्स जैसे आप मान लो 2s में निकाल रहे हो, तो इन 2s क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस l माइनस 1। आप बोलोगे यस सर, तो सारे बच्चे समझदार हैं, वो बोलेंगे सर 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब एक रेडियल नोड आएगी। और इन सब में भी निकालोगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड आप बोलोगे 1 आएगी। और आप चाहें तो नंबर ऑफ मैक्सिमा या पीक निकालना चाहें तो यहां पर जो नंबर ऑफ मैक्सिमा आएंगे मेरे बच्चों, या पीक की आएंगे, नंबर ऑफ पीक्स बोल लें, ठीक है ना, वो आपके n माइनस l मतलब 2 आएंगे। और सुने अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, दो बार आपको ये वैल्यूज नजर आएंगी जहां पर आपके पास ये मान लो आर मैक्स 1 आया अपने समझने के लिए, और एक आर मैक्स 2 आया, है ना। आर मैक्स 1 और आर मैक्स 2 आएगा बेटा, है ना। ये वो जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया गई है या ज्यादा गई है। इसमें क्या हो रहा है, आर मैक्स से पहले यहां से ग्राफ जीरो शुरू क्यों होगा, बता दिया मैंने आपको। पीक आया, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, तो इसका मतलब यहां पर रेडियल नोड आएगी। क्या आएगी, रेडियल नोड आएगी। इसके बाद ये वापस से सर जो है, आप बोलोगे हाँ सर वापस से अगर आप देखोगे तो ये तो फिर पीक आ गया, बिल्कुल फिर वापस से कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये वैल्यू बाद में क्यों इंक्रीज होती है, उसके पीछे फिर आपको इनके बेसिक जो ग्राफ हैं वो याद होने चाहिए कि सर सक्सेसिव पीक जो बढ़ेगा, हाइट बढ़ती है, उसके पीछे मैंने क्या बताया था आपका, जो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, अगर तुमने लास्ट क्लास में देखा हो मेरे बच्चों, तो ये वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगा जब आप एक सर्टेन डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद ये बढ़ेगा। जबकि आपका आर स्क्वायर आर का मैग्नीट्यूड अगर आपने ध्यान दिया हो पहले, तो मैंने जैसे पहले कहा था आपको, अगर पिछली क्लास में पढ़ा हो कि आर स्क्वायर आर और आर 2p का ऐसा ही, 2p का बस आपने देखा होगा तो ऐसा होता है मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ ऐसा ही होता है सर, या आप किसी और का बनाएंगे। तो इनका डिस्टेंस बढ़ने के साथ में, इनका डिस्टेंस बढ़ने के साथ में, अगर मैं 2s की बात कर रहा हूं, सॉरी आई एम सॉरी 2s तो हो गया, 2p की बात कर रहा हूं, तो 2p के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं, या अगर आप 3d की बात करेंगे तो 1s 2p। अब वेव फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ है कि एस ऑर्बिटल में सारे ग्राफ नॉन जीरो शुरू होते हैं, लेकिन पीडीएफ में जीरो से शुरू होते हैं। तो इसमें, या अगर आपने मान लो 3p लिया, तो 3p अगर लोगे तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन 3p में अब मैंने क्या कहा था, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है। अगर आप आर स्क्वायर आर का ग्राफ देख रहे हैं, तो आर स्क्वायर आर का जो ग्राफ है मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा था इसमें पीक इस बार सक्सेसिव पीक कम होते चले जाएंगे, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूरे डीआर शेल के थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब तो ये सक्सेसिव पीक की हाइट कम होती है सर जब आप 3p में आएंगे, या 4p में जाएंगे तो रेडियल लोड आना शुरू हो जाएगी मेरे बच्चों। तो यहां पर आपका जो आर स्क्वायर आर का वैल्यू है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना।
वो कम होना शुरू हो जाता है। एक मिनट बच्चों, वो कहाँ भग गया? यस, ये भी हो गया। हाँ, ये बता रहा था मैं आप। तो यहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमम पीक दो आएंगे, तो आपके पास ये जो वैल्यू वो तो डाउन जाती है और ये वैल्यू बढ़ती है। हालांकि ये वैल्यू टाइम के जगह के हिसाब से आर के साथ चेंज हो रही है, कभी अप आ रहा है कभी डाउन आ रहा है। तो टिपिकल मैथमेटिकल जो फंक्शन आएगा उसके हिसाब से ये वैल्यू बहुत डोमिनेट करता है, इसलिए आपके बाद में सक्सेसिव पीक की हाइट बढ़ती ही चली जाती है। और जहां जहां पर ये फंक्शन, क्योंकि आपका जहां आर स्क्वायर आर जीरो जाएगा वहां पे सर मैथमेटिकली आप समझते हो ये टर्म आपकी जीरो जाएगी। 4 पाई आर स्क्वायर का, अरे आर स्क्वायर कितना ही बढ़ाओ, 4 पाई आर स्क्वायर कितना ही बढ़ाओ, जहां आर स्क्वायर आर की वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर दोगे या होती होगी तो वहां तो आपका फंक्शन जीरो हो जाएगा वो। तो इसमें भी रेडियल लोड बिल्कुल दिखेंगे आपको। तो ये रेडियल लोड दिख रही है मेरे बच्चों। अब इसमें दो पीक आएंगे, पीक इससे निकाल सकते हो। और अगर आपने मेरे केवल 3 पॉइंट ध्यान रख लिए तो भी एग्जाम में आप ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। पीक की भी जरूरत नहीं है, क्यों? पहले सारे ग्राफ जीरो से शुरू होंगे, हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ रेडियल लोड कितने होते हैं। अगर आपने 3 पॉइंट पकड़ लिए, याद रख लिए, तो उसी से आपका जेई मेन और एडवांस ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, तो आराम से वो भी देख लीजिए। इनके ग्राफ सबके सिमिलर क्यों हैं? सब में देखिए क्वांटम नंबर का फर्क जा रहा है, एक एक का फर्क जा रहा है एन में। तो और एल भी एक एक चेंज हो रहा है। तो एन माइनस एल माइनस वन इन सब का कांस्टेंट है, चेक करो। जैसे 2s से 3p में जाओगे तो एन की वैल्यू एक बढ़ गई, द वैल्यू ऑफ इंक्रीज बाय वन, बट सेम टाइम द वैल्यू ऑफ एल ऑल्सो इंक्रीजेस। आप बोलोगे ये भी सही कह रहे हो, वो भी 0 से 1 हो गया। तो यहां से जब आप यहां जाओगे तो इनमें सब में 2s 3p 4d, एक ही नंबर बढ़ाना है बस, 5f, इन सब में एन और एल का जो कॉम्बिनेशन है, इनके सबके लिए एन माइनस एल माइनस वन क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होगी ना बेटा। क्यों? अरे एन आप एक बढ़ा रहे हो तो एल भी तो एक बढ़ रहा है, तो एन माइनस एल की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, वन तो अपने आप में कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ अलग अलग नहीं पढ़ने, बस आपने एक बार 1s पढ़ लिया, उसी से आपने 2p देख लिया, उसी से आपने 3d कवर कर लिया, और बाद में अगली स्टेज में आपने 2p 3p 4d 5f कवर कर लिया। अब अगला अकल अपन आप लगा लेंगे, बचपन में इंटेलिजेंट थे। 3s लोगे तो 3s के साथ में आएगा 4d, 3s के साथ में 4p, सॉरी 5d 6f, ये आएंगे। अब उनमें नंबर ऑफ रेडियल नोड बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर बढ़ेगी तो ग्राफ ऐसे आएंगे। ये तो बना लिया, सॉरी। और देखो, ये देखो आप, ये देखिए 3s के लिए देख लो आप, यही कॉन्सेप्ट 4p 5d वगैरह, आगे चाहो तो 6f वगैरह पे लगाते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ रेडियल नोड 3 माइनस एल माइनस वन, हम बातें कर रहे हैं हाल फिलहाल 3s पे कंसिडर कर रहे हैं। 2 पीक 3 आएंगे, पीक वैसे भी एक ज्यादा ही आएगा हमेशा, पीक के हमेशा एक ज्यादा आएगा। तो 4 पाई r² के ग्राफ में आप देखो मेरे बच्चों, ये आपके पास 3 बार r मैक्स 1 आ गया, r मैक्स 2 आ गया और r मैक्स 3 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, यहां पर दो जगह आपको रेडियल नोड नजर आ रही होंगी, आप बोल रहे नजर आ रही हैं साहब। तो यहां से अब हम कोई भी ऑर्बिटल का ग्राफ, कोई भी नंबर 3s की जगह 4s ले लो, सब बनते चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक बनते जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? सब के सब बनते जाएंगे। ये देखो, देखो अपनी क्लास का लेवल देखो मेरे बच्चों। आप, एक बच्चा क्या बोल रहा है कि सर पीक नेगेटिव क्यों नहीं है? अब बताओ इसका मतलब क्या है? क्या लेवल है कंसंट्रेशन का अपनी क्लास में? क्या गजब मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं, कितने गजब मैथमेटिशियन बैठे हैं। आप बताओ, जब आर स्क्वायर टर्म आ गया आर का, जब आपने देखा था कि आर आर जो होता है उसका जब आर स्क्वायर करेंगे तो उसमें नेगेटिव एक मैथमेटिकल वैल्यू मान लो -5 है, आपने अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो -5 का स्क्वायर 25 होता है। तो बच्चा पूछ रहा है कि वो नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है, आप बताओ आप। तो भाई मेरे गजब लोग हैं यार, इनका तो सुनना ही बेकार है। मतलब देखो, दोबारा देखो बच्चों, बताता हूं मैं आपको, वंस अपॉन ए टाइम, देखो देखो देखो, ये खतरनाक लोग हैं भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आर आर के ग्राफ होते हैं
आर स्क्वायर के ग्राफ में आप मैथमेटिकल फंक्शन का जब स्क्वायर ही कर दोगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये तो लास्ट क्लास में निकल गया था कि भाई आर स्क्वायर के सारे ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। अरे सिंपल भाई, मैथ्स में +5 -5 दो वैल्यू होती हैं। -5 का स्क्वायर 25 आएगा भाई मेरे। इजी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में। तो यहां पर जब हम आर स्क्वायर करते हैं तो रेडियल वेव फंक्शन आपका एक ही रीजन में चलेगा जिसमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आप बताओ कि अगर आर स्क्वायर आर हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये जो बच्चा खतरनाक डाउट पूछ रहा है मेरा लाल, नहीं इससे पूछो कि अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये सोचो 4πr² इंटू आर स्क्वायर आर नेगेटिव कैसे हो सकता है बच्चों, बताओ आप। इसलिए मैं क्या होता है बच्चों के डाउट लेना पसंद नहीं करता हूं। अच्छे डाउट आते ही नहीं है, आए तो मजा भी है बताने में। देखो वो अभी भी देख लो आप क्या लिख रहा है, देखो आप आराम से। नहीं अजीत भाई थोड़ा ढंग से पढ़ो। और उसने एक बार नहीं लिखा, 4-5 बार टाइप कर दिया है। 4-5 बार टाइप कर दिया उसने, दे दमादम। उन्होंने कहा लो सर आप सुन देख नहीं रहे हो। अरे भाई ढंग की चीज तो आवे। कुछ जो फिजिक्स में डिटेल में जाएगा वो फिजिक्स में जाएगा, फिजिक्स में भी नहीं बताएंगे आपको। फिजिक्स के अंदर ये पार्ट कुछ नहीं आने वाला है। तो भाई मेरे इतना सीखो मैथ्स में, जब लास्ट क्लास में निकल गया इसका रिवीजन करे बिना आ रहे हैं क्लास में, बिना रिवीजन करे उठ के आ रहे हैं क्लास में, बिना ये जाने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्क्वायर। तो अजीत को उम्मीद करता हूं कि उसे समझ में आ गया होगा, है ना। क्या अरे अजीत बिट्टू, अजीत कुमार समझ में आया बेटा अब तो कि स्क्वायर क्यों नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। चलो बच्चा है कोई बात नहीं, चलिए बच्चे सीख जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। तो अब आपको यहां पर ये दिखेगा कि 3s ऑर्बिटल के अंदर 3 बार आर मैक्स आएंगे मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर आएंगे। तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं इससे दूर हट रहा हूं, मतलब आईआईटी जे के हिसाब से बढ़िया पार्ट हो गया, आपके ग्राफ सारे बन जाएंगे, आपसे ऑर्बिटल की आपको टेंशन नहीं आएगी। जो लिखोगे सीधा सा बात है बच्चों, सारे ग्राफ जीरो से शुरू करो, सक्सेसिव पीक की हाइट बढ़ाओ और नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो, ग्राफ ही बन गए आपके। नंबर ऑफ पीक निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा आपका। आप बोलोगे थैंक यू। अब एक अलग बात बता रहा हूं मैं आपको कि एक ही सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हम सर क्लोजनेस का आइडिया कैसे लगाएं। कि सर हम किसी एक ऑर्बिटल की अगर हम बात करें 3s 3p 3d की, तो प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, 3s 3p 3d में अगर मैं बात करूंगा, उससे पहले बता रहा हूं मैं आपको जीके के लिए, या चलो वो बात बाद में कर लेंगे, पहले और पॉइंट सिखाए थे। ये क्या हो गया भाई, ओए मेरे आगे तो कमेंट ही आने बंद हो गए। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई। कुछ अजीब सा हो गया है स्क्रीन पे। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं कि बात, अरे कहाँ गया भाई, भाई हाँ जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्शन एरर रिफ्रेश द पेज, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो नेट आ रहा नहीं आ रहा, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं तो बोलूँ ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये आ गया मेरे बच्चों। अब मान लो हम मैथमेटिकली जेई एडवांस में क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्या आ गया, जेई एडवांस में क्वेश्चन फंस गया है, आ गया कि सर आप आर मैक्स निकालो। तो आर मैक्स जब निकालने बैठोगे, जैसे आर मैक्स निकालना है बेटा, यहां पर ये आर मैक्स निकालना है अपने को, तो यहां पर मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स आने के लिए यहां पर आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो क्या होगा, मैं इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको, जेई एडवांस। जेई एडवांस में क्वेश्चन फंस सकता है, आ सकता है मेरे बच्चों, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। क्या है अब देखो आप, कैलकुलेशन ऑफ आर मैक्स। हम सर आर मैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आर के रेस्पेक्ट में और जीरो सेट करना पड़ेगा, जैसे मैथ्स में dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं ऐसे करना पड़ेगा। तो आराम से देखें, डी बाई डी आर
रेडियल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो भी वैल्यू यहां रख देना, डिफरेंशिएट करना, जीरो के बराबर सेट कर देना। अब सारे बच्चे आराम आराम से देखें, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आराम आराम से। 1s ऑर्बिटल, मैंने क्या कहा था बेटा, आपको एग्जाम में वेव फंक्शंस के वैल्यू दिए जाएंगे, मतलब आपको एग्जाम में आर आर दिया जाएगा 1s का। तो सामने देखो मेरे बच्चों, मैं डी बाई डी आर 4πr² इंटू r² को जीरो बराबर करूंगा। अब सामने देखो, ये 4πr² तो मैंने ऐसा ही लिखा। अब जिन बच्चों को मैथ्स आती है वो आराम से देखें, बाकियों को तो फिर याद करना पड़ेगा, जब आएगी तब आ जाएगी, जब मैथ्स में सीखोगे। ये देखो मेरे बच्चों, ये एग्जामिनर आपको देगा, घबराना नहीं है। 2z/a0 रेज टू द पावर 3/2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2। ये जो वैल्यू है मेरे बच्चों, ये एग्जाम में वैल्यू दी जाएगी। ये किसकी वैल्यू है? ये ग्रीन कलर से मैंने किया वो आर आर की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर कर दिया बेटा, आप बोलोगे यस, r² r कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और इसको फिर हम डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर सेट कर देंगे। ठीक है, अब सुने आराम से। इसमें भी क्या है मेरे बच्चों कि डी बाई डे, अब देखो मैथ्स आती है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, z/a0 रेज़ टू पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्यूब आ जाएगा। देखो 4πr², ये 4 में कन्वर्ट हो गया, z/a0 3/2 का स्क्वायर क्यूब हो गया बेटा, और ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा बाई 2 लिखा तो इसको ई रेज़ टू पावर माइनस सिग्मा बोल दिया। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या है मेरे बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म उनको हटा दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, कॉमन लो 4, 16 पाई बाहर निकालो, जीरो के बराबर सेट कर दो। ये तो मैथ सिंपल है। अब तुमने मैथ्स में या फिजिक्स में पढ़ लिया होगा कि सर दो टर्म हैं आपके, आर के लेकर वेरिएबल हैं, सिग्मा अभी बता रहा हूं मैं आपको, तो डी बाई डी आर r² इंटू ई रेज़ टू पावर। अब तुमको पिछली क्लास में मैंने लिखाया था, एग्जामिनर मेरे हिसाब से फिर दे देगा, सिग्मा की वैल्यू जो है वो होती है 2zr/n/a0, वो अगले पेज पे दोबारा मिलेगी। तो 2zr/ जो n/a0 बोल रहे हो, उसमें z हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा। 1s ऑर्बिटल के लिए मेरे बच्चों, 1s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू वैसे ही 1 होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 हो जाएगा। तो मैं अभी अगले पेज पे चल रहा हूं, आराम आराम से, आराम से देख, थोड़ा बड़ा करके लिखा, वहां छोटा फॉन्ट था। अब देखो सामने, डी बाई डी आर 4π4 सब कांस्टेंट हटा दिया अपन ने, जीरो में बराबर सेट कर दो। अब देखो r² इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2zr/n/a0। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर हाइड्रोजन एटम अपन जानते ही मेरे बच्चों z1 रखो, और n की वैल्यू 1 क्यों है, 1s के लिए n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, आपको मालूम है। तो डी बाई डी आर r² माइनस ई रेज़ टू पावर z1 रखा, n1 रखा, तो ये आ गया 2r/a0 इज इक्वल टू 0। अब मैथ्स में जब आप इनका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, एक बार में एक वेरिएबल को रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर अपन फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे। तो आराम से देखिए, मेरे पास दो वेरिएबल है r² और एक है ई रेज़ टू पावर माइनस 2r/a0। तुमको मैथ्स में ई रेज़ टू पावर जैसे माइनस 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको आता है कि ये ई रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 होता है। ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने, और इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड बाई करते हैं, है ना। तो अब देखें मेरे बच्चों, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल r² को डिफरेंशिएट करो तो 2r हो जाएगा, 2r, इसको सेम लिख दो, सेम लिख दिया सर, प्लस अब अगली बार इसको सेम रखो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये ई रेज़ टू पावर माइनस 2r/a0 लिखा। अब ई रेज़ टू पावर माइनस के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2r/a0, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो r आपका 1 हो गया, तो ये जाएगा माइनस 2/a0। तो सिंपल मैथ्स आपको आनी चाहिए सर। इसको मैं उठाकर क्या करूंगा, 0, इसको जैसे ही 0 करोगे मेरे बच्चों तो इसमें से कॉमन ले लो, क्या, ई रेज़ टू पावर माइनस 2r/a0 कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन तो सिंपल मैथमेटिक्स 1 माइनस r/a0 जो है आपका मेरे बच्चों 0 आ रहा है। इस r को आप चाहें तो r मैक्स बोलें, चाहे r बोलें, आपकी मर्जी। यहां लिख दिया है मैंने, r0 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ रही है यहां से a0, और a0 की जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नील्स बोर मॉडल के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट की जो साइज होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, जो आपने पढ़ा होगा,
रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अगर बच्चों को ध्यान रहा हो तो वो थी 0.529 एंगस्ट्रॉम, उसके बराबर आ रही है ये। क्या आ रही है? उसके बराबर आ रही है। मतलब आर मैक्स, नील्स बोर सर ने जो कहा था उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डिस्टेंस पर चक्कर लगाता है। श्रोडिंगर ने मना किया था कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होता है, तो इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी की टर्म में बात करो। ऐसे मत बोलो कि एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन होगा या एक ही डेफिनेट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा। नो, सर के हिसाब से वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसको मैं आर मैक्स बोलूंगा। उससे पहले और उसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी। ये थ्योरी है जो आप सुन रहे हैं श्रोडिंगर की। आर मैक्स का मतलब तो ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इसके पहले और इसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। और जहां नहीं होगी उसका नाम है रेडियल नोड। अगर आप एक बार न्यूक्लियस से हट गए तो दूर जा रहे हो मेरे बच्चों, तो कोई ऐसी जगह जहां पर कोई ऐसा स्फेरिकल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, तो उसका नाम होता है रेडियल नोड। क्या नाम होता है मेरे बच्चों? रेडियल नोड। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अगर जेई में आता है मान लीजिए एडवांस में, तो घबराना नहीं है, केवल आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए मैथ्स का। वो वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू देगा मेरे बच्चों, उसका स्क्वायर कर देना और यहां पर रखकर उसको डिफरेंशिएट कर देना। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्या आईआईटी के हिसाब से। ये मुश्किल है आईआईटी में आना, लेकिन एडवांस में तो आप जानते हैं कुछ हो सकता है। तो एक तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, दूसरा रेडियल नोड की पोजीशन निकालना, कहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये तो उल्टी बात कर रहे हो आप, कहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। एक सर्टेन रीजन में सारी बातें कर ली अपन ने। तो उसके लिए आपको वेव फंक्शन को 0 के बराबर सेट करना होता है। क्या होता है? 0 के बराबर सेट करना होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, अब ये आ गया सर। इसके अलावा अब एक और बात है इंटरेस्टिंग, वो क्या है कि सर जो आर मैक्स है मेरे बच्चों, ये ऑर्बिटल के लिए अलग अलग चलती है। ऑर्बिटल के लिए वैल्यू जैसे आप देखो 3s के लिए आप बात कर रहे हो, एक अलग बात है। 3p-s-d के लिए अलग बात आएगी। तो किसी भी आपने जो आगे पढ़ रखा है कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या s-p-d की बात अगर मैं करूं तो मैं कैसे आइडिया लगाऊंगा कि सर कौन ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, कौन ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है। अगर आपको यह पता लगाना हो तो देखो, एक तो आप बात करते हो 3s के लिए। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर मेरी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो घबराना नहीं है। ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी वगैरह इस मामले में आपसे कोई बात नहीं करती है। तो आपको अगर छोड़ना हो, स्केप करना हो, तो इसको छोड़ सकते हैं बाद में आप, ठीक है ना। ये चीजें रेयर केस में ही एग्जाम में डिफिकल्ट पेपर वगैरह होगा तो ही आपसे पूछेंगे, अदरवाइज वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप बात करते हैं 3s के लिए, एक बात करें आप 3p के लिए, और एक बात करें आप 3d के लिए, तो एक टर्म होती है क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल की न्यूक्लियस के साथ में क्लोजनेस क्या है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग 90% के आसपास होती है रफली। तो हम जब इस पे बात करते हैं तो 3s 3p 3d, इसमें अगर आप आर मैक्स देखोगे मेरे बच्चों, तो इसमें क्या होता है बेटा, 3s के जो आपने डायग्राम अभी तक बनाए उसके हिसाब से कुछ ऐसे ग्राफ बनाओगे लाइक दिस। आप बोलोगे ठीक है सर। ठीक है। और अगर आपने 3s 3p 3d 3p के लिए बनाया, तो 3p के लिए क्या होगा बेटा, 3p के लिए अगर अपन बना रहे मान लीजिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा।
तो अब क्या होता है यहां पर, अगर मैं इसका आर मैक्स देखता हूं, और एक 3D है, अब देखिए ये एक्स्ट्रा है, मैंने बोला बच्चों को मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ केवल, जो है थोड़ा, जो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे होते हैं उनको थोड़ा और सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरा नहीं पढ़ना हो तो इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जी एडवांस में अगर ऐसी बात कर लें तो मैं आपको शॉर्टकट में 2 लाइन लिख दूंगा, आप उनको याद कर लेना है ना। 3s 3p 3d, इनकी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग जाएंगे। तो क्या हम इससे ये आइडिया लगाएं कि 3D जो है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, या 3p और भी दूर होगा, या 3s और भी दूर होगा, क्योंकि उसका जो हाईएस्ट पीक है वो आपका सबसे दूर है 3s का। ऐसे हम आर मैक्स से आइडिया नहीं लगा सकते। उसका रीजन क्या है कि आर मैक्स की जब हम बात करते हैं तो इसका आपने सबसे बड़ा पीक लिया, इसका आपने लार्जेस्ट पीक ले लिया, उसमें तो पीक ही एक ही है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हम आर मैक्स से क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल का आइडिया नहीं लगाते हैं। आर मैक्स नॉट रिप्रेजेंटेड या नॉट शोज क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ में ऑर्बिटल की जो क्लोजनेस है उसका आइडिया आर मैक्स नहीं लगा सकता। उसका एक लॉजिक और है बच्चों, क्या है देखो, तुम जो आर मैक्स निकाल रहे हो ग्राफ पर सॉल्व करके, इनमें तो, अब इनमें जब आप समझदार हो तो आप ये भी देखोगे कि सर इसमें तो इस आर मैक्स के अलावा 2 बार पीक आकर निकल गए। आप बोलोगे बात तो सही है सर, हमें भी दिख रहा है तो, कि इससे पहले इसके 2 छोटे छोटे पीक, इसके कंपैरिजन में 2 पीक तो पहले निकल गए, एक निकला फिर 0 प्रोबेबिलिटी, फिर निकला फिर 0, 2 रेडियल नोड आ गई, फिर तीसरा। इसका आर मैक्स आने से पहले इसका भी एक छोटा पीक आया था सर, वो भी चला गया, फिर 0, फिर दिस। इसमें आर मैक्स की वैल्यू एक ही आई। एक का मतलब जो भी वैल्यू आएगी उससे पहले कोई रेडियल नोड नहीं आया। तो प्रॉब्लम क्या है कि 3p में आर मैक्स का आने से पहले उसका एक पीक आके जा चुका है, उसका आर मैक्स आने से पहले उसके 2 पीक चले गए हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके से जो दिख रहा हो ग्राफ पे कि सर इसका मुझे आर मैक्स जो है वो सबसे कम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, नहीं। न्यूक्लियस के क्लोज हम इससे नहीं देखते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज हम आर एवरेज बोल दें या एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उससे देखते हैं मेरे बच्चों, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं आर एवरेज, कि सर एक टर्म होती है आर एवरेज। ये कैसे निकालते हैं ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आर एवरेज रिप्रेजेंट्स क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल विद न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, एन एल पर। आप तो, या इसको ऐसे लिखता हूं, आर एवरेज द वैल्यू ऑफ एल, एल से रिलेटेड है, एल से इसकी वैल्यू रिलेटेड होती है बच्चों। जैसे मैं हेल्प करता हूं, 3s 3p और 3d, इसके लिए एल का वैल्यू 0 है, इसके लिए एल का वैल्यू 1 है, और इसके लिए एल का वैल्यू 2 है। तो हम जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं जिसके लिए मिनिमम वैल्यू होगी स्मॉल वैल्यू ऑफ एल
small value of L, more closeness of orbital with nucleus, है ना, उसकी क्लोजनेस ऑर्बिटल के साथ में उतनी ज्यादा होती है, स्मॉल वैल्यू ऑफ एल। इसको देखते हुए हम ऐसा बोलते हैं कि जो आर एवरेज है वो 3s का सबसे कम 3p से और 3p का सबसे कम 3d से। इजी लैंग्वेज में इसके लिए एल का वैल्यू जो है आपका वो 0 है, कम है, इसके लिए एल का वैल्यू 1 है और इसके लिए एल का वैल्यू 2 है। तो आप हमेशा अगर किसी ऑर्बिटल की क्लोजनेस का आइडिया लगाना चाहते हैं, अब ऑर्बिटल क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का रहने का प्रोबेबिलिटी या मूव करने का प्रोबेबिलिटी लगभग 90% 95% के बीच में मान लें पर रफली, तो आर मैक्स केवल डिसाइड नहीं करता मैथमेटिकली कि सर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, ये बात तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक ही शेल के अंदर अगर अलग अलग सब शेल ऑर्बिटल पे बात करते हैं तो वहां दिक्कत क्या आती है एक्चुअल में कि आर मैक्स के वैल्यूज अलग अलग चले जाते हैं। यहां देखो अलग अलग जा रहे हैं आपके आर मैक्स के वैल्यू। तो इसमें ऐसा नहीं कि जिसका आर मैक्स कम है सर वही न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, नहीं। इसके आर मैक्स आने से पहले मैंने बताया एक बार उसका 2 बार पहले भी छोटे छोटे पीक आकर निकल गए, तो हम इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है आर मैक्स न मानकर एल मानते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे आपका आर एवरेज का वैल्यू कोरिलेट होता है कि जिसके लिए एल का वैल्यू कम है उसके लिए आर एवरेज की वैल्यू कम होती है और वो ही ऑर्बिटल सबसे क्लोज माना जाएगा। एक ही शेल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए एल का वैल्यू सबसे कम है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे थे अपने लिए किसके लिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या अपार्ट फ्रॉम दैट हम इतनी सारी इनके लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। ओके, अब हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म होने को, दी एंड होने वाला है बस चैप्टर हमारा। तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपका जो होमवर्क है वो बता दूंगा अभी मैं आपको। और सुन लें आप नॉलेज के लिए थोड़ा सा, आपने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो क्या होता है, हमने एक टर्म सुना हुआ है एंगुलर वेव फंक्शन। जिसको हमने ए बोला था, ए थीटा फाइव भी लिखा था अगर आपको ध्यान आए तो, और एक टर्म होती है ए स्क्वायर थीटा फाइव, है ना। तो जैसे ये ए था एंगुलर वेव फंक्शन और ये था आपका क्या मेरे बच्चों, ए स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं रेडियल, सॉरी एंगुलर एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो होता क्या है मेरे बच्चों, आप मैथमेटिकली ए का स्क्वायर कर रहे होते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास स्क्वायर है, कोई स्फेरिकल शेल है, तो उसका जो शेप है मान लो 1s ऑर्बिटल है और इसके लिए बनाओगे तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा, बस आपके फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। स्क्वायर करोगे किसी वैल्यू का तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो आप सर्किल बनाते हैं, ये 2D में बना रहे हैं, मेरी नज़र में ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन इस सर्टेन रीजन के अंदर लगभग 90% उसकी प्रोबेबिलिटी है, और इस लाइन के बाहर जो रीजन बचेगा उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है, इजी लैंग्वेज में, है ना। इसको जब आप सर्किल बनाते हो मेरे बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं, दो तरह के डायग्राम बनाते हैं। एक होता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, और एक होता है मेरे बच्चों चार्ज क्लाउड डायग्राम। चार्ज क्लाउड डायग्राम, इसको कुछ लोग इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड डायग्राम भी बोलते हैं। तो दो तरह के डायग्राम बनते हैं। जब आप लाइन बना रहे हो तो इसका मतलब है सर, आप ही बता रहे हो हाइपोथेटिकली कि सर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन रीजन में लगभग 90% के अराउंड है, 90-95% के अराउंड है, ठीक है ना। ठीक है, ये बच्चे कुछ बोल रहे हैं सर, आपका वीडियो अपलोड करने की फैसिलिटी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई क्या? डाउनलोड नहीं होती बेटा,
आप दोबारा देख सकते हो। सुरजीत ने लिखा है सर आपके वीडियो डाउनलोड, भाई डाउनलोड करके तुम कैरियर बिल को क्या बर्बाद करना चाह रहे हो क्या बेटा, है ताकि सब लोग डाउनलोड कर लें बाद में फ्री में बांटते रहे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उत्सव देव, अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं क्या करूंगा बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को मैं जो सोच रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद, क्योंकि आने वाले समय में डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूंगा फिर भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्कशन करने की। फिर हम बीच में एक वीक का गैप दे दूंगा, ताकि जिन बच्चों का 1 या 2 वीक का गैप दे देंगे, ताकि जिन बच्चों की कुछ मान लो गलती से बैकलॉग रह गए हैं वो कर लें, कवर कर लें, रिवीजन कर लें, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट करें केमिकल इक्विलिब्रियम, उससे पहले पहले की बात मैं कर लेता हूं अभी, ठीक है। चैप्टर खत्म कर रहे हैं आज अपन, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2 और क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करूंगा, ओके। तो अभी सुने आराम से। अब क्या होता है बेटा, एक तो है बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो आप सामने देख रहे हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड या चार्ज क्लाउड डायग्राम। अब ये क्या होता है सर, मान लो मैं 1s के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, किसके लिए बात कर रहा हूं, 1s के लिए। 1s के लिए आपने बात की है सर, 1s के लिए ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, अब आ गया हो। मान लीजिए आप 1s के लिए ही चार्ज क्लाउड डायग्राम बना रहे हैं बेटा, तो क्या होता है सामने देखना। चार्ज क्लाउड डायग्राम में आप लाइन नहीं बनाओगे, सामने देखो मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज क्लाउड डायग्राम में ऐसे आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। अब आप क्या करना, जो भी कलर आपको पसंद हो अपनी कॉपी में छोटा मोटा ऐसा कलर बना लेना। अब इसके चारों तरफ ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको स्फेयर दिखाया छोटा सा, वो था न्यूक्लियस। अब मैं सारे डॉटेड पॉइंट जो दिखा रहा हूं वो इजी लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस हैं, या आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है, उसको आप यहां सामने देख रहे हैं। तो ये होता है मेरे बच्चों आपका 1s। क्या होता है 1s, इसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम, नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं चार्ज क्लाउड डायग्राम। ये लीजिए, अगर आप मान लो मेरे बच्चों 2s के लिए बनाते हो, किसके लिए, 2s के लिए, तो इसमें आप जानते हो कि नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 होती है। सामने देखना मेरे बच्चों आराम आराम से, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर आप 2s में देखोगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 आएगी। तो उसको हम स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहा हूं मैं, इसको स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूं, कि आप स्पेस में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये न्यूक्लियस मेरे बच्चों, आप बोलोगे यस सर। अब इसके बाहर ये येलो कलर में कुछ डॉटेड पॉइंट बना रहा हूं, आराम से देखिए ये बात। अब आपको स्पेस में एक ऐसा सर्टेन रीजन बनाना है स्फेरिकल शेप में, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 आए। क्या आए, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 आए। इनके लिए जो साई है, क्योंकि एस ऑर्बिटल एंगल इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इनका साई और ए जो है वो लगभग आपका एक जैसा जाएगा, क्योंकि आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल इंडिपेंडेंट तो स्फेयर ही होता है। स्फेरिकल मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इक्वल प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, एंगल इंडिपेंडेंट होते हैं। एस ऑर्बिटल आपने सुना भी होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप बोलोगे यस सर। अब ये जो डायग्राम अपन बना रहे हैं, इसमें तुम जो डायग्राम बनाओ कॉपी में, तो एक सर्टेन रीजन छोड़ देना, एक ऐसा पार्ट छोड़ना जिसमें आपका कोई डॉटेड पॉइंट नहीं होगा। सामने देखते रहो, अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आएगा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अब इसके चारों तरफ फैलते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा बेटा, ये एक ऐसा सर्टेन रीजन बनता जा रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की वापस एक फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। ये देखो
हालांकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिया ऑर्बिटल की शेप वगैरह, पर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी कुछ बच्चे बेचारे क्लास में बैठते हैं कि सर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे बच्चों गौर से देखना, आपको एक ऐसा लगेगा कि सर ने एक सर्टेन रीजन ऐसा बना दिया है जिसमें कोई डॉटेड सर ने पॉइंट नहीं बनाया है। इस सर्टेन रीजन को स्पेस में जो आप देख रहे हैं, इसी का नाम है रेडियल नोड। क्या नाम है मेरे बच्चों? रेडियल नोड। यहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होती है। ओके, हम अगर मान लीजिए मैं 2s ऑर्बिटल के ये 1s, इसमें चारों तरफ आपको डॉटेड पॉइंट नजर आ रहे हैं, आप बोलोगे हाँ सर, इसमें आपको बीच में ऐसा रीजन नजर आएगा। और अगर मान लो आप 2p की बात कर रहे हैं, तो 2p के लिए जैसे a स्क्वायर है, थीटा फाई का जो वैल्यू है, ये लगभग लगभग कुछ ऐसा होता है मेरे बच्चों कि आप मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आप ऐसी लॉब बना दीजिए। लगभग मैं रफली बना रहा हूं डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा आएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो ये सेंटर में जो व्हाइट कलर से मैं बना रहा हूं आपको, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है। अब मान लो आप इसको अगर जेड एक्सिस बोल रहे हैं तो पी जेड हो जाएगा ये, ठीक है ना। आपने पढ़ा हुआ पी एक्स क्या होता है? पी एक्स है जो, सॉरी, अगर आप ऐसे बना रहे हो, मान लो इसको एक्स बोल रहे हो तो पी एक्स हो जाएगा। ऐसे बना दो इस लॉब को, पी जेड हो जाएगा। ऐसे बना दीजिए, पी वाई हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। अगर आप इसी में डॉटेड डॉटेड पॉइंट बना दोगे तो वही वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम हो जाएगा। मैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम में ही इसका जो लगभग साई होता है, साई साई वेव फंक्शन जो ए और आर का मल्टीपल है, या मैं साई स्क्वायर बनाता हूं आपके लिए, इसका जो साई स्क्वायर है, या साई देख लो आप, तो चलो साई और साई स्क्वायर में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, लेकिन शेप में फर्क आता है बच्चों। ये नॉलेज के लिए, या आपसे आपके लेवल पर रेडियल नोड कैसे होती है कोई नहीं बनवाएगा आईआईटी जेईई में, ना मैन में ना एडवांस में। डोंट वरी, मेरा अनुभव के आधार पर नहीं बनवाना चाहिए उनको, ये हायर एजुकेशन की बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन आप, तो अगर आप 2p के लिए साई बना रहे हो मेरे बच्चों, तो ये साई जो होता है ये लगभग लगभग कुछ ऐसा होता है 2p का। तो ये कुछ ऐसा होगा रफली लाइक दिस। ये मान लो यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बाद में बना लेंगे, लाइक दिस। तो ये यहां पर आपका न्यूक्लियस होगा बच्चों। तो ये कुछ आपका किडनी की तरह नजर आएगा आपको। ये आपका साई वेव फंक्शन था 2p के लिए। और अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, साई स्क्वायर 2p, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है मेरे बच्चों। जैसे मान लो अगर आपने ये बनाया, तो ये जो है अब थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये लगभग लगभग कुछ ऐसा हो जाता है रफली बच्चों। आपको ये समझने नहीं है, केवल नॉलेज के लिए आप सुन रहे हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिकली फंक्शन को हैंडल नहीं करना है जेई के हिसाब से। हमारे जेई के हिसाब से हमको मैथमेटिकली उनको हैंडल नहीं करना है मेरे लाल। लाइक दिस। वो न्यूक्लियस थोड़ा दूर चला गया बेचारा, है ना, तो बहुत ही दूर हो गया यार। हम्म। अरे ये क्या है? न्यूक्लियस। तो 2p ऐसा होता है मेरे बच्चों। और अगर आप मान लीजिए अगर आप साही की फंक्शन के अंदर, मान लो कि बच्चा बोले सर आपने ये बताया था कि 2p के अंदर रेडियल नोड जीरो होती है, ये एक्स्ट्रा है, जिनको नहीं पढ़ना ना पढ़ो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कि 2p में रेडियल नोड जीरो होती है सर, तो p ऑर्बिटल में रेडियल नोड कैसी दिखती होगी सर? p ऑर्बिटल में रेडियल नोड सर कैसी दिखती होगी? तो मैं बच्चे के लिए ऐसे बताता हूं इसके अंदर साई वेव फंक्शन में, कि अगर आप 3p के लिए बात कर रहे हैं, सपोज 3p के लिए मेरे बच्चों, तो 3p के लिए अगर बात करोगे तो ये मान लो मेरे बच्चों न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। तो आपने जो भी डायग्राम बनाया ये वाला, ये किडनी जैसा ना, ये दोबारा बनेगा।
ठीक है, ये बना रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। डॉटेड पॉइंट बनाओगे मेरे बच्चों, वो कहलाएगा चार्ज क्लाउड डायग्राम, कुछ ऑथर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड डायग्राम कुछ बोलेंगे। लाइन बना रहे हो मतलब ये है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री बना रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इसमें लगभग 90-95% के बीच में होती है। लेकिन 3p है, 3p में मेरे बच्चों नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर आप निकालने बैठ गए तो इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 आती है मेरे बच्चों। क्या आती है? 1। तो इसमें रेडियल नोड अभी नहीं बनाई है मैंने, इसकी रेडियल नोड अगर अपन बनाएंगे तो वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी जो रेडियल नोड है मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसी बनेगी। ये लाइक दिस। आप बोलोगे ओ माय गॉड, तो मैं आपको दिखाता हूं। स्पेस में एक सर्टेन रीजन आपको ऐसा नजर आ रहा होगा, देखते जाओ मैं जहां बना रहा हूं। स्पेस में एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आपको 0 नजर आ रही है, ग्रीन ग्रीन कलर दिखा रहा हूं मैं आपको। ये मेरे प्यारे बच्चों रेडियल नोड रिप्रेजेंट करता है। आपको आईआईटी के हिसाब से नहीं पढ़ना है मत पढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो केवल रेडियल नोड दिखा रहा हूं कि रेडियल नोड 3p में कुछ ऐसी होती है जो आप सामने देख पा रहे हैं, 2p में नहीं होती है मेरे बच्चों। 2p के अंदर आप सिंपल ऐसे बनाओगे, 3p में ऐसा बनाओगे। मान लो अगर 4p बनाना हो तो 4p इसके ऊपर फिर एक ऐसा बनेगा, फिर इसके नीचे ऐसा बनेगा, तो मेरा तो स्क्रीन ही खत्म हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये एक्स्ट्रा है, इसमें कोई परेशानी होना है किसी को, जस्ट फॉर नॉलेज। नहीं पढ़ना है इस पार्ट को आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आईआईटी वाले नहीं पूछेंगे ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ 3p ऑर्बिटल और 4p समथिंग, नो नो एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में, तो ये पार्ट आराम से देख लीजिए, ये हमारे 3p ऑर्बिटल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। क्या है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। अरे भाई ये कौन बच्चा है फिर क्लास में बार बार आ रहा है? शिवान, तुम अपनी प्रॉब्लम शिवान मैथ्स के अंदर रखो, समझे, वरना मैं अभी कंप्लेन कर दूंगा। ये सुबह से डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब मेरे को पूरे लेक्चर में पहले भी बोला इसने, मैंने बोल दिया, एक बार नोट कर लिया। ये अब नहीं बताऊंगा इसकी प्रॉब्लम, मैथ्स से मेरा क्या लेना देना, ये मैथ्स की प्रॉब्लम बताया जा रहा है मेरे को। मैंने एक बार बोल दिया, तुम्हारी बात आगे तक पहुंचा दूंगा, लेकिन ये वापस क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है बिना पढ़े। तो इसको अब तुम जाने और तुम्हारी मैथ्स की प्रॉब्लम जाने, है ना, ठीक है ना। मैं इसकी बात को आज ही रखता और पहुंचाता तो उस पर एक्शन होता, लेकिन अब ये बार बार क्लास के स्टार्टिंग परेशान करा, फिर वापस आ गया। तो अब आप जानो भाई साहब, मैथ जानो, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी तो उसको मैं देखूंगा, मैथ्स को नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जस्ट मैंने नॉलेज दिया है आपको 3p ऑर्बिटल वगैरह के लिए। होने को बहुत सारे होते हैं, 3d होते हैं, 4f वगैरह होते हैं, लेकिन वो काम नहीं आते हैं आईआईटी जेईई के हिसाब से, है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब आप क्या करना, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क है उसमें आप एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट करना मेरे बच्चों, और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो है 1 से लेकर हमारा लगभग 25-30 पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो 1 से लेकर 63, या इसको ऐसे नहीं बोलूंगा, अप टू 63 कर लीजिएगा। जितने हमारे पहले हो गए बहुत बढ़िया, अप टू 63, मेरे ख्याल से 30 के अराउंड पहले हुए थे मेरे बच्चों, तो 63 नंबर तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस कर देंगे। टेस्ट के हिसाब से हमारा सिलेबस पहले ही कवर हो गया था। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये आपके टेस्ट में नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ओके। आपके सिलेबस में जो पार्ट है हमारा वो पहले ही कवर हो चुका है, डी ब्रोगली या हाइजेनबर्ग या उससे पहले का। नील्स बोर मॉडल पे स्पेशली फोकस करें, ट्रांजिशंस वगैरह पे स्पेशली फोकस करें, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले वाले पार्ट पर ज्यादा कंसंट्रेट करें जिनके आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर, ठीक है ना। और क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ही पढ़ा दिया गया था। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया कि आप जब साई पढ़ रहे हैं या ए पढ़ रहे हैं या स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो उसको हम ऑर्बिटल की शेप से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा बताया था मैंने लास्ट में आपको। तो इस पार्ट को जिनको नहीं पढ़ना हो बच्चों को छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा हो उतना जरूर देख लेना मेरे बच्चों, ठीक है। तो टेस्ट आपका संडे को है, गुड लक फॉर टेस्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी क्योंकि करंट टॉपिक है, और आपको फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे। आपने यूनिट्स पे ध्यान रखा, बेसिक्स पढ़ के गए, रिवीजन करके, आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। सो माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू।
ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। सर एक्शन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगी, अरे बता देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अभी एक्चुअल में आपको जो पेपर है वो लाइट साइड पर दिया गया, क्योंकि अभी आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हुई है। मैं कमजोर पे वार नहीं करता हूँ, समझे। तो अभी आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपने जितने क्लासेस में क्वेश्चन किए हैं, थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, उन्हीं को ढंग से इंप्लीमेंट कर देना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। गुड लक, माई बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे बच्चे।